नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लोग पेट 2022 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों का 28वां सेट है। अब तक हम लोगों ने 27 कंप्लीट कर लिए हैं। इस मॉक टेस्ट में टोटल आज 60 प्रश्न लिए गए हैं। कितने 60 प्रश्न लिए गए हैं, 60 में से आपके कितने सही होंगे आप लोग कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम से। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी? महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें आप लोग याद रखिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। पहले तो शिवाजी हैं, दूसरे कौन थे इसमें? दूसरे इसमें जय सिंह रहते हैं। जय सिंह कौन रहते हैं? तो जय सिंह जो है सेनापति रहते हैं किसके? औरंगजेब के सेनापति रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इसमें स्थापत्य दिया गया है और प्लेस दिया गया है, दोनों को मैच कराना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो जौनपुर में अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में है, सही है। मालवा जहाज महल ये भी सही है। गुलबर्ग जामा मस्जिद यह भी सही है। जबकि अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम नहीं है। यह अजमेर में ना होकर कहाँ पे अवस्थित है? तो यह दिल्ली में अवस्थित है, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ 2 सूचियाँ दी गई हैं और दोनों को सुमेलित करके हमें उत्तर बताना है। देखिए, अष्टाध्याय से संबंध किसका है? तो अष्टाध्याय से संबंध जो है वो पाणिनि का है। किसका? पाणिनि का। उसके बाद महाभाष्य जो है वो पतंजलि से संबंधित है और जो निरुक्त हैं वो यास्क से संबंधित हैं, जबकि वार्तिक कात्यायन से। इस प्रकार आप लोग इन्हें मैच करा लीजिए। क्या होता है हम लोगों का जो कूट बनेगा वो क्या बनेगा? तो 4312 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनमें से कौन से जो बौद्ध धर्म था उसके अनुयायी थे? यह पूछा गया है प्रश्न। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह बौद्ध नहीं थे, बल्कि ये जैन के अनुयायी थे। जबकि बात अगर बिंदुसार की आती है तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और अशोक और दशरथ ये 2 लोग जो है वो बौद्ध धर्म से इनका संबंध था। तो इस प्रकार जो हम लोगों का सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित हैं? देखिए, शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वह यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई। किसके लिए? सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा। यह अधिनियम 1853 में आया था। कब आया था? 1853 में। अच्छा, 1853 की पहले कैसे सिविल सेवा की परीक्षाएं होती थी? परीक्षा नहीं होती थी, डायरेक्ट नियुक्ति करता था। और कौन करता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा डायरेक्ट नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन ये जो 1853 का अधिनियम आया, इसके बाद से जो है सिविल सेवा के लिए प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएँ होने लगी। अर्थात हम लोगों की तरह जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट होते हैं ऐसी परीक्षाएँ संचालित होने लगी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरोड़ा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। तो यह किस आंदोलन से संबंधित थी? भूमिगत गतिविधि अर्थात ऐसी गतिविधि जिसमें वो छुप के कार्य करती थी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह कब हुआ था? 1942 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है, जब बड़े नेता सब गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये पूरा कमान अपने सर पर लेती हैं और ये प्रतिनिधित्व करती हैं जगह जगह जो है गतिविधियां, और भूमिगत करती हैं, अपने आप को बचा के कार्य करती हैं। इन्होंने मुंबई के ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा भी फहराया था। महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है स्वतंत्र भारत का उद्घाटन सिंगापुर में किया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वहीं पे आज़ाद हिंद फौज ये सब सक्रिय थी। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे उस समय थे और उन्हीं के द्वारा ये कब किया गया था? तो 1943 में किया गया था।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए इसमें जो है ज़्यादातर जोड़ियां जो है वो गलत हैं, और इसमें सही जो है वह सूर्यसेन ने चटगांव केस के लिए सूर्यसेन को फांसी भी दी गई थी। यह उन्हीं के द्वारा किया गया था। चटगांव में क्या था, तो शस्त्रागार जो है वो लूट लिया था इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने, उसी में सूर्यसेन जी को फांसी दी गई थी। और कब दी गई थी फांसी, तो 1934 में इनके फांसी दी गई थी। यही सही है, बाकी सब गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है। चलिए देखिए, चार्ल्स मेटकाफ जो हैं, चार्ल्स मेटकाफ, इन्हें ही भारतीय प्रेस स्वतंत्रता का प्रणेता भी कहा जाता है। इनको समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 1823 का जो अधिनियम था वो सबसे खतरनाक अधिनियम था, समाचार पत्रों पे काफ़ी बंदिशें लगा दिया था, लेकिन 1835 में इनके द्वारा इसे मुक्त कर दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल इन्हीं का था, चार्ल्स मेटकाफ का। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। मृत घाटी जो है यह किसका उदाहरण है। देखिए यह भूभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का उदाहरण है। किसका, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत, देखिए इस मैप को आप लोग देखिए, यहाँ पे कौन, ये क्या है, स्पेन, इधर देखिए स्पेन है और इधर फ्रांस अवस्थित है, और बीच में ये जो पर्वत है यही दोनों को अलग कर रहा है। दोनों देशों की जो है वो सीमा का निर्धारण कर रहा है यही। अच्छा, यह इसका नाम क्या है, तो पायरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है यह डिवाइड कर रहा है दोनों देशों को। चलिए देखते हैं, हम लोगों का जो आंसर होगा वो होगा पेरिनीज। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। देखिए अगर बॉक्साइट के संचित भंडार की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे जो देश आता है वो कौन सा है, तो वो है गिनी। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब हम लोगों का गिनी ऑप्शन में ना होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया सही जवाब होगा संचित भंडार के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। तो देखिए जो बद्रीनाथ का मंदिर है वह अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, केदारनाथ जो है मंदिर वह किस नदी के तट पर है, तो केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी के तट पर अवस्थित है। किसके तट पर, मंदाकिनी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उरुग्वे दौरा किससे संबंधित है। देखिए उरुग्वे दौरा का जो संबंध है वो सीधा किससे है, तो WTO से है। WTO से कैसे है, तो WTO के जो स्थापना हुई थी, स्थापना के समय का ये दौरा है। ये इसीलिए ये इस दौरे में जो है सभी देशों के प्रतिनिधियों ने सहयोग से अपने हस्ताक्षर करके WTO की स्थापना किए थे। तो इसकी स्थापना पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1995। और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर क्या है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है, तो वह राज्य है नागालैंड। इसका निगेटिव में था 0.6 माइनस इसकी वृद्धि दर थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है। कौन सा, मध्याह्न भोजन योजना। अच्छा, ये योजना है कौन सी, तो मध्याह्न भोजन योजना जिसे मिड डे मील बोला जाता है, मिड डे मील। तो इसमें होता क्या है, जो दोपहर में बच्चों को प्राइमरी के विद्यालय में बच्चों को खाना दिया जाता है, यही मध्याह्न योजना है। इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त को 1995 से शुरुआत होती है।
इसका जो पूरा कार्य है वो स्कूल मैनेजमेंट व्यवस्थापिका के द्वारा भी देखा जाता है, पंचायत राज संस्था के द्वारा भी देखा जाता है और स्वयं सेवा समूह जो है इसके द्वारा भी देखा जाता है। जबकि इसमें अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो ठेकेदार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों फसलें बार बार पूछी जाती हैं। तो रबी फसल इसमें कौन सी है? तो रबी का सीजन जो है वो कौन सा होता है? गेहूं का सीजन होता है और उसी समय जो है वो सरसों की फसल होती है। तो गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों ये सब रबी की फसल है, जबकि धान का सीजन खरीफ के लिए आता है। नेक्स्ट है, भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया। अर्थात पूछा जा रहा है भारतीय मूल्य का जो है लास्ट टाइम अवमूल्यन कब किया गया था। रुपये का अवमूल्यन जो है वो लास्ट टाइम 1 जुलाई 1991 को किया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, आयात और निर्यात पे लगाए जाने वाले कर को सीमा कर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो पंचायती राज में कितने विषय हैं, यही प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 विषय पंचायती राज में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। देखिए, तदर्थ न्यायाधीश किसे कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो मतलब एक हिसाब से आप समझिए ठेके पे कार्य करने के लिए आते हैं, कि कार्य ज़्यादा है उसको समाप्त करने के लिए ये आएंगे। तदर्थ न्यायाधीश जो है ये कहाँ अवस्थित होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में ही होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ही। और ये होते कहाँ से हैं? तो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से उनको ले लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कुछ दिनों के लिए, उनको कार्य संपन्न करवाने के लिए। उसके बाद फिर वापस अपने पोस्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति गठित की गई थी। कौन सी? डॉक्टर पीवी राजमन्नार समिति। इस समिति का गठन जो है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तमिलनाडु के। और कौन से सन में किया जाता है? तो 1969 में इस समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो यह कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 घ में अवस्थित है। तो 39 कहाँ पे अवस्थित है? अनुच्छेद जो है हम लोगों का वो राज्य के नीति के सिद्धांतों के अंग के अंतर अवस्थित है, DPSP जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? क्या पूछा जा रहा है? भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यह अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 51 है, 51। और इसमें जो है देखिए और अनुच्छेद दिए गए हैं। 312 किससे संबंधित है? तो 312 जो है ये अखिल भारतीय जो सेवाएं सृजित की जाती हैं उसके लिए है। और अनुच्छेद 60 जो है ये राष्ट्रपति का शपथ जो है वो इसमें समाहित किया गया है, राष्ट्रपति का जो है वो शपथ। और उसके बाद अनुच्छेद 380 जो है ये अब समाप्त कर दिया गया है, ये निरसित है। हम लोगों का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? बर्ड फ्लू विषाणु। देखिए, पहला फैक्ट तो यह है कि बर्ड फ्लू किससे फैलता है? विषाणु से। विषाणु मतलब वायरस से। और यह कौन सा है? तो H5N1 जो है यह विषाणु है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? हृदय की धड़कन को देखिए, पोटेशियम जो है वो हृदय के नियंत्रण जो है वो करने के लिए हृदय की धड़कन को आवश्यक होता है शरीर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीनेट संख्या महत्वपूर्ण है? आप लोग याद रखिए, सीनेट संख्या गुणता प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए, एक और संख्या के रूप में आप लोग सुने होंगे ऑक्टेन संख्या। क्या? ऑक्टेन संख्या। यह किससे संबंधित है? तो ऑक्टेन संख्या जो है वो पेट्रोल की शुद्धता या गुणता को परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑक्टेन संख्या यह पेट्रोल के लिए है,
जबकि सीनेट जो है यह डीजल की गुणवत्ता के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो डीजल और पेट्रोल में मिलावट किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि अगर प्योर रहेगा तो इतना तेज वो जलेगा कि उसकी एनर्जी पूरी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो कितने % मिलावट है उसी को देखने के लिए ये दोनों संख्याएं यूज की जाती हैं, सीनेट डीजल के लिए, ऑक्टेन पेट्रोल के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा के लिए जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि जो रेडियो तरंगे हैं और उनको विक्षेपण कहाँ किया जाए, कौन से वायुमंडल में, वायुमंडल के कौन से परत में। देखिए जो रेडियो तरंगों का विक्षेपण किया जाता है वो आयन मंडल आयनोस्फीयर में किया जाता है, आयन मंडल के निचले परत में। किसमें? आयन मंडल के भी निचले परत में किया जाता है। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? आईने अकबरी। देखिए अकबरनामा जो है वो टोटल 3 भागों में है। कितने भागों में? 3 भागों में। उसमें तीसरा भाग जो है उसे आईने अकबरी कहा जाता है। अच्छा, ये अकबरनामा के लेखक कौन है? तो लेखक जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासन ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? किस सुल्तान ने? तो देखिए ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ऐसा जिक्र मिलता है कि कोई घुड़सवार था, उसे खुद फिरोज शाह तुगलक ने कुछ चंद पैसे दिए थे कि रिश्वत देके वो शहर से बाहर चला जाए घोड़े को अपने लेके। तो इस प्रकार का उस समय घुसखोरी चल रही थी। नेक्स्ट है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, दोनों सूचियों को सुमेलित करना है। देखिए इसमें पहला क्या है? पहला है गुप्त काल जो है वो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उससे मैच करा दीजिए। दूसरा जो है वो चंदेल शासक, ये कहाँ से थे? खजुराहो। चंदेल जो है खजुराहो से थे। और तीसरा जो चालुक्य थे वो वातापी बादामी से संबंधित थे, जबकि पल्लव जो है महाबलीपुरम से संबंधित थे। तो इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बन रहा है वो 4231, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि। देखिए ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन से सन में पढ़ा गया था? तो ये 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ब्राह्मी लिपि जो है वो दाहिने से बाईं तरफ अर्थात उल्टी तरफ लिखी जाती है। और यह कहाँ इसका जिक्र हमें मिलता है? तो अशोक के शिलालेखों पे इसका जिक्र हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट 2 सूचियाँ दी गई हैं और दोनों को मैच कराना है। कौन कौन से हैं? तो वेद दिए गए हैं और उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद से किसका संबंध था? तो ऋग्वेद का ऐत्रेय। उसके बाद फिर आता है सामवेद का पंचविश। और उसके बाद अथर्ववेद का गोपथ। और उसके बाद यजुर्वेद का शतपथ। जो सही कूट बनेगा वो बनेगा 3412, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। पहला फैक्ट यही है, आप लोग महत्वपूर्ण है, याद रखिए। कहाँ स्थापना हुई थी? कलकत्ता में। तो जो उसके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन कब शुरू होता है? तो 18 अप्रैल 1951 को शुरू होता है। और इससे संबंधित कौन थे? तो विनोबा भावे इससे संबंधित थे। कौन? विनोबा भावे। और सबसे पहले कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में। आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी।
गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो 1913 में होती है, 1913 में। और कहाँ होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन कौन से थे? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना और तारकनाथ दास आदि जैसे लोग इसमें सम्मिलित थे। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। 1913 सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका, गदर पार्टी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भगत सिंह का संबंध किससे है? तो ये सैंडर्स की हत्या करते हैं। किसके साथ मिलके? चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के साथ मिलके। और सैंडर्स कौन रहता है? तो सैंडर्स जो 1928 में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करवा के उनकी जान ले लिया था, तो ये सैंडर्स वही था। नेक्स्ट है खुदीराम बोस। इनका संबंध किससे है? तो ये किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर है मदन लाल ढींगरा, ये करजन वाली को गोली मार देते हैं। उसके बाद फिर उधम सिंह जनरल ओ डायर, जो जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित था, इसको लंदन में जाके ये मारते हैं। तो इस प्रकार जो हम लोगों का सही कूट बनेगा वो बनेगा BADC, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखिए ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है देसी भाषा प्रेस अधिनियम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यह कब आया था? तो यह 1878 में आया था, 1878 में। अच्छा, उस समय जो हम लोगों के वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड लिटन का कार्यकाल चल रहा था। चलिए नेक्स्ट है स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? तो स्वेज नहर में जो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर झीलें पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आइए उसके लिए मैप देखते हैं। देखिए ये स्वेज नहर कहाँ अवस्थित है? तो स्वेज नहर का क्षेत्र आप ये देख सकते हैं अफ्रीका के जस्ट ऊपर और यूरोप और एशिया के बीच वाले लाइन पे स्वेज नहर अवस्थित है। अब आइए देखते हैं इसमें जो हम लोगों का जो लेक है उसका क्रम कौन कौन सा है। देखिए इसमें लेक मैंजिया सबसे ऊपर है, आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर कौन सा है? लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक, और उसके बाद अगर लास्ट में बात की जाए तो लिटिल बिटर लेक यहाँ पे अवस्थित है। लिटिल बिटर लेक यह कहाँ पे अवस्थित है? तो अफ्रीका के ऊपर और एशिया के कोने पर। तो जो हम लोगों का सही कूट बनेगा वो क्या बन रहा है? वो बन रहा है लेक मंजला, लेक टिम्सा, और उसके बाद ग्रेट बिटर लेक, और उसके बाद लिटिल बिटर लेक। तो इस प्रकार हम लोगों का सही ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसको मैं PDF के साथ लगा दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे डाउनलोड करके एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा। आपके जो सभी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? देखिए रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जो ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें, ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं होती, बल्कि ये जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो यही होती हैं। अच्छा, इसके अंदर ह्यूमस और विभिन्न प्रकार के जो जीव और जीवाश्म पाए जाते हैं ये इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। तो ग्रेनाइट एकदम नीट एंड क्लीन होती है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो है प्रसिद्ध लौह इस्पात की खदानें दी गई हैं। तो ये पहला जो है बैलाडीला मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और उसके बाद केमानगुंडी ये कर्नाटक में है, सिंहभूमि झारखंड में है, मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में है। तो इस प्रकार आप लोग याद रखिए, ये अलग से एक एक करके भी प्रश्न बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है किशनगंगा एक सहायक नदी है,
किशनगंगा। देखिए किशनगंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है। किसकी? झेलम की। अच्छा, किशनगंगा नदी को ही नीलम नाम से जाना जाता है। नीलम, यह कहाँ पे? तो यह पाकिस्तान के द्वारा बोला जाता है इसको नीलम। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए यह जो है विकासशील जो देश होते हैं उनके पुनर्निर्माण हेतु ऋण देता है। उनकी अर्थव्यवस्था और उनके देश की संरचना समृद्ध रहे, बनती रहे, प्रोग्रेस पे रहे, उसके लिए ऋण देता है विश्व बैंक। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है वो 1945 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है? तो यह उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। अगर यही पूछ लिया जाता ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सर्वाधिक किसकी है, तो यह इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाता। चलिए नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसी योजना को क्या बोला जाता है? तो केसीसी योजना बोला जाता है। जो बैंक में खाता खुला के ऋण लेते हैं किसान लोग अपने फसल की बुआई के लिए, उसे ही बोला जा रहा है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1998-99 इसके कार्यकाल में मानी जाती है। एग्जैक्ट 1998 था। उस समय जो हम लोगों का वित्तीय वर्ष चल रहा था वो 98-99 था। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? दलहन उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन है? देखिए दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पोजीशन पे है। कौन? मध्य प्रदेश। दूसरे पे राजस्थान आता है। अच्छा, एक प्रश्न यूपी वाले बहुत बनाते हैं, दलहन जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो कानपुर में अवस्थित है। कानपुर, यूपी। चलिए नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कब होती है? तो जो फेरवानी समिति थी 1992 में गठित फेरवानी समिति के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। और इसमें जो है भारतीय स्टेट बैंक और LIC और IDBI सबके द्वारा जो है प्रवर्तन इसका किया जाता है, साथ में भारत सरकार के साथ भी। चलिए नेक्स्ट है निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है? संघ के द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों में बांट दिया जाता है। तो ऐसा कर कौन सा है? तो देखिए जो कृषि आय के अतिरिक्त जो अन्य कर होते हैं वह किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांट दिया जाता है। कृषि का कर नहीं, आप याद रखिएगा, कृषि कर जो है यह राज्य सूची का विषय है, राज्य ही उस पर पूरा नियंत्रण रखती है। इसके अलावा जो आय कर होते हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट है निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? देखिए पंचायती राज की सर्वोत्तम व्याख्या कौन करता है? तो पंचायती राज का सर्वोत्तम व्याख्या जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हाँ सही है, और उसके सिवा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं होगा। सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, यह भी जो है सही है। और अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग, तो वित्तीय शक्तियों का अधिक उपयोग इसमें नहीं होता। तो सही जवाब बनेगा वो जो हम लोगों का 1 और 3। नेक्स्ट है भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, देखिए जो उद्घाटन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। जबकि अगर स्थापना की बात की जाए, स्थापना कब हुआ था स्थापना इसकी, तो ये 1935 में स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? देखिए इस प्रश्न में जितने भी संघ और समिति दिए गए हैं सबका संबंध जो है संघ राज्य से संबंधित है, सिवाय एक के, वो है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो चुनाव सुधार से था, चुनाव सुधार से।
अच्छा, इनकी इस समिति की स्थापना कब होती है? तो 1998 में इस समिति की स्थापना होती है। बाकी सभी जो हैं संघ राज्य संबंधों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? कौन सा बात किया जा रहा है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह कब हुआ था? तो 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन। इसमें जो है इसने राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया, तो ये सही है। इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों के सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की, तो यह भी सही है। जबकि इसने दहेज प्राप्ति के लिए दंडनीय अपराध बताया, तो यह गलत है। तीसरा गलत है। तो जो हम लोगों का सही कूट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, संविधान के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनके विषय इसे हमें मैच कराना है। देखिए अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम करने के अधिकार से, और अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता के लिए प्रयोग होता है, और अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था के लिए है। तो इस प्रकार जो हम लोगों का सही कूट बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 सीधा सीधा एकदम मैच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन इसमें गलत है यह हम लोगों को बताना है। देखिए विटामिन के जो है इसमें, ये विटामिन के इसकी वजह से बांझपन नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से रक्त में जो है, रक्त में थक्का नहीं जमता। जैसे चोट लग गई तो थक्का जम जाना चाहिए, नहीं जमता। ये बांझपन क्या है? तो ये आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक। बाकी सभी मैच हैं। चलिए नेक्स्ट है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पेशी की थकान के लिए, देखिए पेशी की थकान के लिए लैक्टिक अम्ल जो है वह उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से मिश्रण है। एलपीजी क्या है? एलपीजी जो हम लोगों के घर के अंदर गैस है, उसमें क्या क्या मुख्य रूप से पाया जाता है? तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस पाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, सीएनजी जो है, सीएनजी का संबंध किससे है? अर्थात जो है सीएनजी में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें देखिए मेथेन प्लस एथेन, मेथेन और एथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यशद पुष्प फिलोसोफर उल्स कहलाता है? फिलोसोफर उल्स, देखिए जिंक ऑक्साइड को फिलोसोफर उल्स कहा जाता है। JDNO इसका सूत्र है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदों के कारण है, वर्षा की बूंदें जो गोल होती हैं उनका क्या कारण है? गोलाकार होने का जो मुख्य कारण है वह क्या है? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है वह गोल होती हैं। इस प्रकार साथियों आज हम लोगों का पूरा टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।